हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के पेशेंट्स और एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स में खून पतला करने वाली दवाई क्यों दी जाती है, कब तक दी जाती है, क्या उसके स्पेसिफिक इश्यूज है और कब उसे बंद किया जा सकता है और अगर बंद नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। देखिए, ये खून पतला करने वाली दवाई जो है ये खून में ब्लड के जो क्लॉट्स बनते हैं, खून का थक्का जो बनता है उसको कम करता है। ब्लॉकेज के बढ़ने को ये कम नहीं करता है। ब्लॉकेज को बढ़ने को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई कुछ हद तक उपयोगी हो सकती है, लेकिन ये खून पतला करने वाली दवाई का पर्पज़ होता है कि ये ब्लॉकेज के ऊपर जब सडनली ब्लड का क्लॉट जम जाता है, जब हार्ट अटैक आता है, उसके चांसेस को ये कम करता है। तो बेसिकली ये खून पतला करने वाली दवाई जो है एंजियोप्लास्टी के बाद या हार्ट अटैक के बाद ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स में इसलिए दी जाती है ताकि वहाँ पे हार्ट अटैक ना आए, क्योंकि जब कभी भी कोलेस्ट्रॉल वाले ब्लॉकेज के ऊपर की मेम्ब्रेन अगर रप्चर होती है तो वहाँ पे सडनली क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो ये खून पतला करने वाली दवाई ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद लाइफ टाइम दी जाती है, स्टेंट करने के बाद भी लाइफ टाइम दी जाती है, क्योंकि अगर ये नहीं दी जाएंगी तो वहाँ पे या तो स्टेंट के ऊपर क्लॉट बन सकता है या कोई भी नली में कोई भी ब्लॉकेज की मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। यानी एक बार किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ गया या किसी व्यक्ति को अगर स्टेंट कर दिया या किसी व्यक्ति को सिग्निफिकेंट अगर ब्लॉकेज है, यानी 50% से ऊपर अगर ब्लॉकेज है, तो वैसे व्यक्ति को खून पतला करने वाली दवाई देना आवश्यक है ताकि हार्ट अटैक का चांस कम हो। ये दवा उनके ब्लॉकेजेस को 50 से 60 और 60 से 70 होने से नहीं रोकेगी। ये दवा का खाली पर्पज़ ये है कि क्लॉट बनने को रोकेगी, और ये दवा असर इनका जो है कुछ ही दिनों तक रहता है। यानी दवा बंद करने के बाद 2-4 दिन 5 दिन तक ही मैक्सिमम इनका असर रहता है। जैसे ही दवा का बॉडी में से इफेक्ट चला जाता है तो वैसे ही क्लॉट बनने का चांस या खून के गाढ़ा होने का चांस या थक्का बनने का चांस कई गुना वापस से बढ़ जाता है। तो यदि आपको हार्ट अटैक दोबारा ना हो या स्टेंट में कोई क्लॉट ना बने या इसमें कोई वापस से तकलीफ ना आए, फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए, ये चांसेस को कम करना है तो ये दवाओं को देना आवश्यक है और ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम देना आवश्यक है। हाँ, शुरुआती पीरियड में जब हार्ट अटैक फ्रेश होता है या स्टेंट फ्रेश होता है तो पहले 4-6 महीना 1 साल तक ये दवा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज में दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हार्ट अटैक के बाद भले आप एंजियोप्लास्टी करो या नहीं करो, दोबारा हार्ट अटैक आने के चांस सबसे ज़्यादा पहले कुछ दिनों में ही होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो अगर हार्ट अटैक की वजह से अगर प्लाक रप्चर हुआ है तो उसको हील होने में भी 2-4 महीने का टाइम लगता है। दूसरा, अगर स्टेंट भी जब किया जाता है तो उसके ऊपर एक एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है, जिसके बाद उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो वो लेयर बनने में भी 4-6 महीने का टाइम लगता है। तो ये टाइम पीरियड में क्लॉट ना बने, हार्ट अटैक ना आए, स्टेंट में क्लॉटिंग ना हो, ये सब चीज़ों को कम करने के लिए खून पतला करने की दवाई पहले 6 महीने ज़्यादा डोज पर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज पर दी जाती है। बाद में उसको कम किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है, मान लीजिए वो उम्र दराज व्यक्ति है, पहले उसको ब्लीडिंग हो चुकी है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, मान लीजिए मस्से का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है या फिशर का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम है, मुंह में कोई गठान है, कोई कैंसर वगैरह का प्रॉब्लम है, पहले ब्लीडिंग हो चुकी है, इस तरह की अगर कोई भी उसको बीमारियां हैं जहाँ पे उसको वापस से ब्लीडिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आप उनको दवाइयाँ थोड़ी लो डोज पे दोगे या कभी कभार बहुत कम दिनों के लिए हाई डोज पे दोगे, उसके बाद उनको वापस से कम कर दोगे ताकि पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क ना हो जाए। तो ये डोज को हमको इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। जो व्यक्ति को डायबिटीज़ है, जो व्यक्ति को क्लॉटिंग होने का चांस ज़्यादा है, पहले हार्ट अटैक आ चुका है, पहले स्टेंट में क्लॉट हो चुका है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, पंपिंग बहुत लो है, वैसे लोगों में हमको दवा स्ट्रॉन्ग देनी पड़ती है। जो लोगों में ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है, खून का स्राव होने का चांस है, वो लोगों में ब्लीडिंग कम पावर की देनी पड़ती है दवा, खून पतला करने वाली दवा, ताकि उनमें ब्लीडिंग वापस से ना हो जाए। ये सारी ही दवा जो है स्टेंट वाले पेशेंट्स में भी, स्टेंट में रूज बनने की प्रक्रिया है, डिब्लॉकेज की प्रक्रिया को पूरी तरह से कम नहीं करते, खाली स्टेंट में क्लॉट बनने का चांस को काफ़ी हद तक कम करते हैं। इसलिए दवा स्टेंट थ्रोम्बोसिस को कम करने में इफेक्टिव है, यानी स्टेंट में सडन क्लॉटिंग की प्रक्रिया को कम करने में ज़रूरी है। स्टेंट में स्लो रीब्लॉकेज जो आता है उसमें ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक के बाद या स्टेंट लगने के बाद डबल एंटीप्लेटलेट यानी एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन पहले 1 साल तक पेशेंट को दिया जाए। उसके बाद दोनों में से कोई एक, प्रेफरेबली क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम्स के डोज पर पेशेंट को लाइफ टाइम कंटिन्यू रखा जाता है।
आजकल ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि क्लोपिडोग्रेल से बेटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जैसे टिकाग्लोर और प्रासुग्रेल। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इफेक्टिवली खून को पतला करते हैं और इनमें रेजिस्टेंस होने का चांस भी बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब है कि दवा बॉडी के अंदर जाएगी लेकिन असर ही नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी उसके खिलाफ एक तरह से इफेक्ट नहीं शो करती है, या जो खून पतला करना है वो होता नहीं है, कुछ रिसेप्टर लेवल पर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। तो टिकाग्लोर और प्रासुग्रेल में कंपैरेटिवली रिसेप्टर लेवल पर रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा खून को पतला करती है और बिना रेजिस्टेंस के करती है। इसलिए ज़्यादातर आजकल ट्रेंड ये है कि पहले 6 महीना टिकाग्लोर या प्रासुग्रेल में से कोई एक को क्लोपिडोग्रेल के बदले यूज़ किया जाता है। लगभग 4-6 महीने के बाद पेशेंट को टिकाग्लोर प्रासुग्रेल से स्विच ओवर करके क्लोपिडोग्रेल पर स्विच कर दिया जाता है। उसके बाद क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन 75 मिलीग्राम में कंटिन्यू किया जाता है और 1 साल के बाद दोनों में से कोई एक को कंटिन्यू किया जाता है, यानी या तो क्लोपिडोग्रेल या एस्पिरिन 75 मिलीग्राम, दोनों में से एक को एक कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्टेड केसेस में जहाँ हमको लगता है ज़रूरत, वहाँ दोनों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर प्रासुग्रेल और टिकाग्लोर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रिस्क है, तो इनको लंबे समय तक नहीं दिया जाता है। कई और फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि किसको कितना खून पतला करने की दवा की आवश्यकता है। इसमें कितने स्टेंट लगे हैं, कितने लंबे स्टेंट लगे हैं, कितना पंप फंक्शन है, कितना ब्लीडिंग रिस्क है, कितना क्लॉटिंग रिस्क है, पहले की पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पहले स्टेंट में क्लॉटिंग हुआ है क्या, पहले ब्लीडिंग हुई है क्या, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पेशेंट को कितना आपको स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, उसको कोई चोट वोट लगने की अगर आशंका है या उसको इंजरीज होने की आशंका है, तो वैसे केसेस में हम थोड़ा ब्लड थिनिंग मेडिकेशन का डोज कम देते हैं, खासकर जैसे अल्कोहलिक पेशेंट वगैरह है। जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है कि आपको ये दवा दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, इसमें क्या नफ़ा नुकसान है और आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि इसको ये दवा दी जा रही है तो ये सही डोज पर जा रही है कि नहीं जा रही है तो कोई इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही। और फिर हर बार जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि ये दवा ठीक देनी है या नहीं देनी है, चेंज करना है, कंटिन्यू करना है, चेंज करने में क्या फ़ायदा नुकसान है, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है। ये सारी चीज़ें आपको हर बार जब भी पेशेंट फॉलोअप में आता है तो उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया वो चीज़ों को दिमाग में रख के डिसाइड करते हैं। इसमें कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 3 महीने तक ये दवा दी जाएगी, उसके बाद 6 महीने तक ये किया जाएगा और 1 साल तक ये किया जाएगा। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये ज़्यादातर अंदाज होता है और ज़्यादातर केस टू केस वेरी करता है। जो लोग को बहुत क्रिटिकल प्लेसेस में स्टेंट लगे हैं, जहाँ पर स्टेंट बंद होने से या प्रॉब्लम होने से पेशेंट को बहुत जल्दी कंडीशन बिगड़ सकती है, वहाँ पे हम खून पतला करने की दवा ज़्यादा डोज में देते हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज बहुत कम हो या स्टेंट को कई साल हो चुके हों या पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा हो, वहाँ पे हम बहुत लो डोज में ये मेडिसिन देना प्रेफर करते हैं। और कभी कभी एक्चुअल ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो फिर हमें खून पतला करने की दवा को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए बंद भी करनी पड़ती है और फिर उसको कम डोज पे रीस्टार्ट करके थोड़ी देर के बाद देखा जाता है। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने बात करी खून पतला करने की दवाई एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक के बाद क्यों दी जाती है, क्या इनका पर्पज़ है और क्या इनके कंसिडरेशन है, किस टाइम तक दिया जाता है और कौन कौन सी डोज पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ये सब चीज़ों पर हमने आज बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।